हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी सोर्स मटेरियल, कौन कौन सी सामग्री को हमको रेफर करना चाहिए तैयारी से पहले। तो हमारी चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले मैं अपना संक्षिप्त एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं गजराज सिंह 2004 में राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ था, 2007 में आरपीएस और 2010 एग्ज़ाम बैच में यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद में आईआरटीएस के पद पर कार्यरत हूँ। समय समय पर युवाओं को मैं अपने अलग अलग माध्यम से कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, खुद का भी एक निजी प्लेटफॉर्म है गजराज सिंह के नाम से, जिसका लिंक आपको आज वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि किस किस तरह से आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, स्पेशली यूपीएससी की, आरएस का एग्जामिनेशन। आज चूँकि सब इंस्पेक्टर की बात आई तो ये जो मंच है मेरे मित्र द्वारा सृजित किया गया मंच है, तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को किस तरह से क्लियर किया जाए, किस तरह से क्लिक किया जाए। वो समझने से पहले और उसकी पढ़ाई किस तरह से करनी है और किस सामग्री को आपको कितना पढ़ना है, कुछ जो है बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन में पास होने के लिए यानी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उस एग्जामिनेशन के साथ में आपको अपनी पूरी अंतरात्मा, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा फोकस झोंकना पड़ता है। बिना वो किए आप कोई भी जीवन में कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप जिस परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, क्या आप उसके लिए 100% अपने आप को समर्पित पाते हैं अथवा नहीं पाते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो तैयारी करने की जो उत्कंठा है, आपके अंदर जो तैयारी करने का जो आपके अंदर जो जोश है वो जेन्युइन है, या आप देखा देखी या होड़ी होड़ी या एक तरह से किसी को फॉलो करते हुए, एमुलेट करते हुए आप कर रहे हो, तो आपकी तैयारी है वो 100% जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो यथार्थ होनी चाहिए। आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लिक कर सकते हैं। और आप मेरा यकीन मानिए, इवन आईएएस के एग्ज़ाम तक जो लोग क्लियर करते हैं उनमें कहीं भी ये नहीं होता कि एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती। केवल एक ही योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर की जिजीविषा, आपके अंदर की अपने अंदर विश्वास करने की जो मात्रा है वो उच्चतम श्रेणी की होनी चाहिए। मैंने मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले, चाहे वो आरपीएस के कैंडिडेट हो या जिन लोगों ने आईएएस क्लियर किया हो, उनको बहुत नज़दीक से देखा है। जितने भी लोग एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं उनमें जो सबसे एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होता जो कि अपने एकेडमिक्स में या कि कोई विशिष्ट दर्जा या विशेष योग्यता रखता हो। कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके 10th में कितने नंबर थे, 12th में कितने नंबर थे, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया, ये कहीं भी मायने नहीं रखते। अगर आप 3rd डिविजनर भी शुरू से रहे हैं या 1st डिविजनर रहे हैं, मेरिट होल्डर रहे हैं, आपकी जो लड़ाई है, आपका जो संघर्ष है वो 0 से स्टार्ट होता है। जो समय से पढ़ लेगा, सही दिशा में पढ़ लेगा, वही एग्जामिनेशन को क्लियर करेगा। तो मैं समय समय पर आपको इसके बारे में और भी बातें करता रहूँगा। तो सबसे पहले जो आपको बात जाननी वो ये है कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो या आरएस का एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो सबसे बड़ी योग्यता है वो ये है कि आप सही दिशा में और सही वेग के साथ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी गाइड का, किसी भी फिलोसफर का, जो आपको सही राह बताने वाले का यही दायित्व बनता है कि आपकी ऊर्जा जो है वो सही दिशा में जानी चाहिए। आज का समय विशिष्ट कर इस मामले को और भी ज़्यादा जो है प्रासंगिक बना देता है। आप देखिए, ऑनलाइन आने के बाद में, कोरोना पीरियड से अभी हम गुजर रहे हैं, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर और अन्य जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें आपको ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है, निःशुल्क, फ्री में मिल रही है। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि फ्री जो है वो मटेरियल नहीं है, फ्री आपका टाइम है। जो लोग ये समझते हैं कि हम फ्री का मटेरियल पढ़ रहे हैं या फ्री के आइटम हमें जो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अलग अलग रूप से क्लासेज हो या नोट्स हो, वो हमें फोकट में फ्री में मिल रहे हैं, निःशुल्क मिल रहे हैं, बिना किसी कीमत के मिल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि दुनिया में सबसे महंगी चीज़ जो होती है वो फ्री की होती है। आप अपना जीवन का सबसे अमूल्य जो धरोहर है, सबसे अमूल्य जो एसेट है वो उनको दे रहे हैं, और वो है आपका समय। आपके पास में समय बिल्कुल नहीं है। तो जो एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं लोग, उनके पास में सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है अपने समय का सबसे बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करने की योग्यता, उसकी कुशलता। आप अगर अच्छे टाइम मैनेजर हो तो आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आप अगर अच्छे टाइम मैनेजर नहीं हो, आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कोई भी परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। तो समय का प्रबंधन ही सबसे बड़ी कुंजी है आपकी सफलता के लिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यथार्थवादी या सब इंस्पेक्टर के ही कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश करता हूँ।
आप ये देखिए, अब जब आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म भरने के बाद आप जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जो लोग गांव में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, वो कस्बों में आएंगे, कस्बों के लोग शहरों में आएंगे, कोई जयपुर आएगा, कोई उदयपुर जाएगा, कोई बीकानेर जाएगा, जोधपुर जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जो है वो रिसोर्स मटेरियल इकट्ठा करना कि कौन सी सेगमेंट के लिए हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो ये एक सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ये नेचुरल है, हम भी जब तैयारी करते थे हमारे साथ भी ऐसा होता था। मैं लगभग 20 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की गाइडेंस से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं गाइड ऑफलाइन कर चुका हूँ। ऑनलाइन मेरे चैनल पे भी करीबन 15,000 लोग जो है मेरे से जुड़े रहते हैं। तो मैं लगभग एज ए हॉबी मेरा आधा घंटा जीवन प्रतिदिन का जो है इस काम में लगाता हूँ, ताकि कोई ऐसा युवा जिसके पास में पैसे का अभाव है, जिसके पास में धन का अभाव है, जिसकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, उसको तैयारी करने में मैं मदद कर सकूँ। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मेरा एक दिन जो है वो इस काम में मैंने किसी अच्छे काम के लिए बिताया हूँ। बहरहाल उसी पॉइंट पे मैं वापस आता हूँ। स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए बड़े शहरों में आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, रूम्स किराए पे लेते हैं, पीजी में रहना स्टार्ट करते हैं, बाहर का खाना खाना स्टार्ट करते हैं, किताबों की दुकान पे, बुक स्टोर पे जाके किताबों को इकट्ठा करना प्रारंभ करते हैं। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मैनेजमेंट जो है वो ये है कि आपको ये समझना है कि आपके पास में बहुत ही लिमिटेड टाइम है। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में 6 महीने का समय है और 6 महीने में अगर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो आपकी तैयारी किस स्तर पर है। बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं अभी तो हम आए हैं, 4-5 दिन कोचिंग जा रहे हैं, 5 दिन एक कोचिंग को आजमाया, 5वें दिन दूसरे दिन कोचिंग को आजमाया, 6ठे दिन किसी और कोचिंग को आजमाया, फिर वापस आने के बाद में किसी एक यूट्यूब चैनल पे कोई लेक्चर सुन लिया, दूसरे पे सुन लिया। आप देखते देखते पता चलता है आपके 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं, जो कि एक तरह से सुसाइडल है। आप ये मान के चलिए कि जो वैकेंसी 5 सालों के बाद आई है उसकी तैयारी के लिए लोग पहले से कितने तैयार होकर बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले से तैयारी करने बैठा है वो इस बार ही सेलेक्ट होगा। सिलेक्शन केवल उसी का होगा जो ये समझ पाएगा कि समय का कैसे प्रबंधन आपको करना। यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जो टॉपर्स होते हैं वो अच्छे मैनेजर होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और वो हर एग्जाम में ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है। तो 6 महीने का समय आप लेके चलिए। 6 महीने में अगर आप प्रतिदिन के औसत से अगर आप 7 घंटे पढ़ते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी तैयारी के दौरान आप बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं, आपके घर में कोई शादी भी नहीं है, आपको कहीं दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जाना है, किसी दिन आपका पढ़ने का मन है या नहीं है, ये सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मान के चलता हूं कि औसतन एक दिन में आप 7 घंटे पढ़ते हैं। तो 7 घंटे पढ़ने का मतलब है कि आप 30 दिन के अंदर लगभग 200 या 210 घंटे पढ़ते हैं। और 200 के हिसाब से अगर हम चलें तो 6 महीने की आपकी जो तैयारी है वो लगभग 1200 घंटे की तैयारी है। आपकी तैयारी दिनों में नहीं होनी चाहिए। पहला जो सूत्र आपको समझना है वो है आपकी तैयारी जो है वो घंटों में होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको सूत्र ये समझना है कि आप जो चीज करने जा रहे हैं वो आपकी लाइफ का फॉर्मेटिव पार्ट है। फॉर्मेटिव का मतलब है यहां से तय हो जाएगा कि आपका जीवन कैसे गुजरेगा। आप सब इंस्पेक्टर के रूप में अपने आप को देखना पसंद करेंगे भविष्य में, या एक ऐसे बेरोजगार के रूप में जो भीड़ का हिस्सा बन गया। और केवल ये 6 महीने से 8 महीने का वक्त है, ये डिसाइड करेगा कि आप फर्श पर रहोगे या अर्श पर रहोगे। तो समय का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले के एग्जाम में फेल हो चुके हैं, वो अपने आप से पूछिए कि परीक्षा से पहले की 2 रातें उनसे कैसी गुजरी होगी, अगर वो सीरियस भी थे और उन्होंने उस प्रिपरेशन के टाइम को ठीक से मैनेज नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, समय कम है, इसलिए समय कम है तो सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे पास में समय ही है, और वो हम मुफ्त में किसी को नहीं देने वाले, किसी मुफ्त की कोचिंग को, किसी मुफ्त के यूट्यूब चैनल को। वो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे गोल्डन पीरियड है और वो सबसे अमूल्य है, इसको आप पैसे में नहीं आंक सकते। अब आप ये मान के चलिए अगर आप 200 से लेके 210 घंटे 1 महीने की पढ़ाई करते हैं और 1200 घंटे आप 6 महीने की तैयारी करते हैं, तब उन 1200 घंटों में आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। आपको जैसे मालूम होगा आप तैयारी कर रहे हैं, 2 पेपर सब इंस्पेक्टर में होते हैं। एक पेपर जनरल स्टडीज का होता है, इसे सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन कहते हैं, दूसरा हिंदी का होता है। दोनों में 100-100 क्वेश्चंस आते हैं, 200-200 नंबर के आपके टोटल मार्क्स होते हैं। तो 400 में जब आपकी मेरिट बनती है तो मुश्किल से मेरिट जो है 55 से 60% तक जाती है। हालांकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए 60% के आसपास तक आते हैं, आप एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 2 पेपर तैयार करने 6 महीने में। आज मैं केवल जनरल स्टडीज की बात करूंगा। जनरल स्टडीज का जो आपका पेपर है उसमें आपको तैयारी करने के लिए कौन कौन सी सामग्री को पढ़ना चाहिए। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का जो आपका पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल 7 सेगमेंट से आएंगे। 7 सेगमेंट का मतलब है 7 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो आपको पीछे बैकग्राउंड में आपको जो सिलेबस नजर आ रहा है, ये जो
आरपीएससी ने वेबसाइट में जो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस दिया उसको हिंदी में हमने और टुकड़ों में तोड़ के लिया। जो पहला तैयारी के प्रति, वैसे तो पहला स्टेप ये है कि आपको समय के सूत्र को आपको समझना है, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो पहला स्टेप जो आपको करना है, आज अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको सिलेबस को हाथ से लिखना है। वैसे आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा इसका, लेकिन फिर भी आपको इसको जैसे मैंने लिखा वैसे आपको हाथ से लिखना है। पूरे सिलेबस को जब आप हाथ से लिखोगे, इस पॉइंट्स में लिखोगे, तो आप ये पाओगे कि पूरा जीएस का सिलेबस 7 पार्ट्स में बंटा हुआ है और 7 पार्ट्स के अंदर लगभग 140 टॉपिक हैं। 140 टॉपिक को आपको तैयार करना है लगभग 1200 घंटे में, जबकि आपका हिंदी का पेपर अलग से पड़ा है, यानी आपको 50% आपको इनको देना है। अगर आपको 140 टॉपिक को 1200 घंटों में के हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो एक टॉपिक को अगर आप 5 से 6 घंटे देते हैं तो दोबारा 6 महीने में उसको पढ़ने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। यानी समय आपके पास में आज भी नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं हमें बहुत टाइम है, अब तो पता नहीं कब एग्जाम कंडक्ट होगा, अगर आपको साल भर बाद भी एग्जाम होता है तो भी आपके पास में समय नहीं है। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, जो इस नीरक्षीर विवेक को समझ जाते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आप जो बेकार का समय इधर उधर व्यर्थ करते हैं उनको सबको साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये साल तय करेगा कि आप कहां पहुंचने वाले हो। आप याद कर लीजिए उन लोगों को कि जिन्होंने आपकी योग्यता पर प्रश्न उठाए थे, चाहे आपकी स्कूलिंग के दौरान, चाहे आपके कॉलेज के दौरान, या चाहे आपने किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करी हो। याद करिए उस शख्स को जिन्होंने कहा था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको उनका फेस याद आ रहा है और आप उनको सिद्ध करना चाहते हो कि आप क्या करने वाले हो, तो चाहे नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में उन लोगों को हमेशा अपने जहन में रखिए जिन्होंने आपको कम आंका था, उनको गलत प्रूफ करने का आपको भगवान ने मौका दिया है और इस मौके पे बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। जो कहा जाता है मत चूके चौहान, तो आज आपके यहाँ पे चरितार्थ होती है। या उन लोगों को याद करिए जो आपकी सफलता के साथ में खुश होने वाले हैं। आपके पेरेंट्स के अलावा ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो दोस्तों के कहने पर या किसी रिश्तेदार के कहने पर या किसी अरे गहरे नथु करे, किसी टॉम डिक हैरी के कहने पर आप अपने जीवन को, अपने करियर को दांव पर मत लगाइए। अगर आपको लंबी बाजी जीतनी है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये मत मानिए कि आप यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट करने आए हैं। किसी भी बड़े शहर में आप तैयारी कर रहे हैं या गाँव में तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि 1 वर्ष का जो समय है ये त्याग का वर्ष है। आपको फुल त्याग करना। त्याग किस चीज का करना है? बिना त्याग के आप जो है किसी भी जो है बुलंदी को नहीं छू सकते। त्याग आपको अपने आराम का, अपने कंफर्ट जोन का करना पड़ेगा, उन आदतों का करना पड़ेगा जो आपकी तैयारी में आड़े आती है। तो सब चीजों को छोड़ के आपको प्रोफेशनली सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है। उसके लिए पहला काम आपको सिलेबस को हाथ से लिखना है। उसको व्हाइट पेज पे इस तरह से वर्टिकली लिखने के बाद में जहां आप पढ़ते हो वहां पर आप उसको चिपका दीजिए। हर वक्त सिलेबस आपकी नजर में आना चाहिए। आरएएस का एग्जाम जो टॉपर्स थे, जैसे मैं भी टॉपर्स रहा हूं, जो टॉपर्स हैं उनमें सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उनको सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस का अंदाजा होता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। ऐसा आप मत सोचिए कि आप सिलेबस लेके और तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हो और आपने बुक्स लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। बिल्कुल नहीं जा रही। सबसे पहले आपको सिलेबस को कम से कम 8 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको हाथ से लिखना पड़ेगा और उसको चिपकाना पड़ेगा जहां आप पढ़ते हो, ताकि यदा कदा आपकी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उस पर नजर पड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में भी वो सिलेबस हर वक्त चलता रहना चाहिए जब आप उसको देखो। तो पहला काम आपको ये करना। दूसरा, आपको ये समझना है कि इस टोटल सिलेबस के टोटल सब पार्ट्स कितने, जैसा मैंने आपको बताया लगभग 140 टॉपिक है। 140 यूनिट आपका लक्ष्य है। 140 यूनिट को आपको टिप्स पे होने चाहिए। अब टिप्स पे होने का मतलब ये नहीं कि आप सारा सिलेबस याद रखो। सिलेबस महासागर जितना गहरा है। आपका जो सिलेबस है वो हूबहू आरएएस का सिलेबस है। तो आप ये मत सोचिए कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो आरएएस से किसी तरह से कम, बिल्कुल वैसा 99% सिलेबस ऑफ द सब इंस्पेक्टर इज अ कॉपी ऑफ आरएएस एग्जाम। आरएएस का एग्जाम और सब इंस्पेक्टर एग्जाम का अगर वहां पे 150 सवाल आते हैं, यहां पे 100 सवाल आते हैं। बाकी सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं। अब आपने सिलेबस हाथ से लिख लिया, उसको चिपका दिया, आपको उसने 8-10 बार पढ़ लिया। आप ये समझिए कि इसके सेगमेंट्स कितने हैं। जैसे पहला सेगमेंट जो है वो सेगमेंट है हिस्ट्री एंड कल्चर का। हिस्ट्री एंड कल्चर के 3 पार्ट हैं। पहला राजस्थान की हिस्ट्री, दूसरा इंडिया की हिस्ट्री और तीसरा कल्चर। अगेन कल्चर के भी 2 पार्ट हैं, राजस्थान का कल्चर और इंडिया का कल्चर। अब इस हिस्ट्री और कल्चर को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो सिलेबस में आपका टॉपिक दे रखा है वो है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में कुल आपके 15 टॉपिक्स हैं। कुल 15 टॉपिक्स हैं आपके, 15 टॉपिक्स हैं। इसमें कल्चर भी शामिल है, हिस्ट्री भी शामिल है। राजस्थान की हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इसको अगर आप सिलेबस में देखोगे तो पहला ही टॉपिक दिया है
डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडियन राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के इतिहास के प्रमुख पड़ाव। ये प्रमुख पड़ाव प्राग ऐतिहासिक काल से लेके और आधुनिक काल तक के पड़ाव माने जा सकते हैं। यानी एक ही टॉपिक में पूरा सिलेबस अगर देखो तो आ सकता है, लेकिन अगर हम इसको आगे टुकड़ों में बांटेंगे तो आप समझ में आएगा कि कुछ विशेष पार्ट है जहां से सवाल आते हैं। जो देखो अनाड़ी और खिलाड़ी का फर्क क्या होता है, जो खिलाड़ी है तैयारी करने वाले, जिनको पता होता है, जो एग्जाम को क्लियर करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा ये अंदाजा रहता है कि किस पोर्शन में से सवाल आएंगे। किसी भी एग्जामिनेशन के, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, आईएएस का हो, आरएस का हो, आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आते हैं हमेशा से। ये इसको परेटो का नियम कहा जाता है, तो यहां भी वो लागू होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके 80% सवाल जो है वो 20% टॉपिक्स आएंगे, तो पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको करना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाओ में जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको और इसमें तफसील में बताऊंगा डिटेल में कि किस किस में आपको क्या करना है। तो यहाँ एक टॉपिक दो, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति, ये जो 4 बड़े बड़े टॉपिक दे रखे हैं, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। फिक्स क्वेश्चंस हैं। बड़े बड़े राजवंश कौन कौन से हैं, चाहे वो प्रतिहार वंश हो, चाहे वो चौहान वंश हो, चाहे वो मेवाड़ के राजवंश हो, चाहे वो जोधपुर मारवाड़ का राजवंश हो, बीकानेर के हो, 7-8 राजवंश है, उसमें 3-4 राजा हैं, उनके बारे में इर्द गिर्द करके सवाल आते हैं। करीबन 150 ऐसे सब पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जिसमें से क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको पढ़ने के लिए हुकुमचंद जैन की बुक आती है, राजस्थान इतिहास और संस्कृति, वो आपको एक तो ये पढ़नी, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। छोटी किताब है, आपको एक बार पढ़ने पे ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत से टॉपिक, बहुत से तथ्य छोड़ दिए। एक चीज हमेशा समझिए, आपका जो पेपर सेटर है वो कभी भी मार्केट में चलने वाली गाइड्स को बेस बना के पेपर नहीं बनाएगा, मान के चलिए, क्योंकि समय समय पर आरपीएससी द्वारा बनाए गए जो प्रश्न पत्र होते हैं वो हाई कोर्ट्स में चैलेंज होते हैं। तो उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए किसी चलता हुआ गाइड को आधार बना के प्रश्न पत्र नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मार्केट में चलने वाली जितनी भी गाइड है उनको साइड में रख दीजिए। आपको क्या लेना है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हुकुमचंद जैन की जो किताब आती है, वो किताब आप ले सकते हो हिस्ट्री और कल्चर के लिए। इसके अलावा राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा नाम से किताब आती है जय सिंह नीरज की, वो किताब आपको देखनी है, जो कि डिटेल में लिखी गई है। वो 2 किताब पढ़ने के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। किसी भी सिलेबस को कवर करने के 3 ही तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट ऑथेंटिक किताब पढ़ो। किताबें इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि उसी को बेस बना के आरपीएससी का पेपर सेटर आपका पेपर बनाएगा। हो सकता है किसी गाइड में ज्यादा पॉइंट्स दे रखे हो, वो हमारे काम के नहीं है। काम के इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। समय हमारे पास में दिन में 7 घंटे ही है औसत। हो सकता है एक दिन आप 9 घंटे पढ़ो, लेकिन दूसरे दिन तो 4 घंटे पढ़ोगे, तो समय हमारे पास में है नहीं। हमारी जो याद करने की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें हम हमारे माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो उन्हीं किताबों को पढ़ो जिनको आरपीएससी इंपॉर्टेंट मानता है। 2 किताबें मैंने आपको बताई, हुकुमचंद जैन श्रीमाली की, और दूसरी जो किताब है वो जय सिंह नीरज की, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा। तो ये टॉपिक आपका उससे कवर हो जाएगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब राजस्थान की राजनीतिक जागृति या राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का एकीकरण अगर आपको पढ़ना है तो राजस्थान बोर्ड से पहले कुछ किताबें आती थी जिनको राजस्थान अध्ययन कहा जाता था। राजस्थान अध्ययन अब बंद हो गई, लेकिन बहुत बेहतरीन किताबें थी 9th, 10th, 11th और 12th की। उन किताबों में राजस्थान के हिस्ट्री और राजस्थान के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखने। वो करने के बाद जो है आप आगे पहुंच पाओगे। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आपकी तैयारी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो 3 किताबें आपको यहां तक देखनी है। फिर दुर्ग और स्मारक भी आपको जय सिंह नीरज की किताब से मिल जाएंगे। कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चमड़े से रिलेटेड हो, मेटल से रिलेटेड हो, चाहे वो वास्तु में, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो पैलेसेज हो, चाहे वो बावड़ियां हो, किसी भी तरह का हो, आपको राजस्थान अध्ययन की किताबों में मिल जाएगा और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा किताब में भी मिल जाएगा। तो यहां तक कि अब एक टॉपिक आता है राजस्थान का साहित्य और कृतियां। वैसे तो मोतीलाल मेनारिया की किताब इस पे आती है, लेकिन वो बहुत बड़ी किताब, वो किताब आप पढ़ने बैठोगे तो 2 दिन में वो किताब भी आपकी पूरी नहीं होगी, अगर आप दिन में 250 पेज पढ़ते हो। फिर एक बार पढ़ने से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं, किसी को भी समझ में नहीं आता है, चाहे आप कितने भी बड़े उस्ताद हो। तो आपको क्या करना है, आपको अगेन राजस्थान अध्ययन में राजस्थान साहित्य का एक अलग से टॉपिक दे रखा है, हुकुमचंद जैन की किताब में टॉपिक दे रखा है, और ये जय सिंह नीरज की बुक में भी दे रखा है। तो इनमें तीनों में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। राजस्थान के मेले त्योहार भी जय सिंह नीरज की किताब में और हुकुमचंद जैन की किताब में आपको मिल जाएगा। लोक संगीत, लोक नृत्य भी आपको वहीं मिल जाएगा। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये जो टॉपिक है ये आपको तीनों बुक्स में कॉमन मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा
राजस्थान का जो जनसंपर्क जो निदेशालय है वो समय समय पर सूजस मैगजीन निकालता है, तो आप सूजस को भी जो है रिफर कर सकते हो। सूजस नाम की मैगजीन आती है, सूचना जनसंपर्क के नाम से, उसमें समय समय पर राजस्थान में कहावतें कौन सी है, राजस्थान में क्या क्या परंपराएं हैं, विवाह के समय, मृत्यु के समय, बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, क्या क्या जो और लोकोक्तियां वगैरह चलती है, वो सारी टॉपिक इसमें आ जाएंगे। 13 नंबर का जो टॉपिक है वो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। राजस्थान धार्मिक आंदोलन संत लोक देवताओं के लिए जाना जाता है। समय समय पर यहाँ पर मध्यकाल में अलग अलग संत लोक देवता लोक देवियां हुए हैं, इनकी आपको किसी भी बुक में पढ़ोगे, इन तीनों किताबों में आपको डिटेल मिल जाएगी, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस रही है वो भी आपको इन किताबों से मिल जाएगी। फिर राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान समय समय पर पर्यटकों का आकर्षित करने वाला एक बड़ा केंद्र रहा है, तो ये टॉपिक आपको वैसे करंट में भी मिल जाएगा, ज्योग्राफिक बुक में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राजस्थान अध्ययन की किताब में भी इस पर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ आप देख सकते हो। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व का मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया हो, चाहे वो प्राचीन काल में हो, चाहे वो मध्यकाल में हो, आधुनिक काल में। इनमें ज्यादातर टॉपिक्स पूछे जाते हैं आधुनिक काल से संबंधित। आधुनिक काल में राजस्थान में जो भी प्रमुख व्यक्ति रहे हैं उनको भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि से नवाजा है, तो उसकी लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी आप चाहोगे तो। इन 15 नंबर का टॉपिक जो है थोड़ा डिटेल भी आता है, इसको आपको ठीक से करना पड़ेगा। या ऐसे लोग जिन्होंने संस्कृति, स्थापत्य, कला, लोक कला इन क्षेत्रों में नाम कमाया तो उनको भी अवार्ड मिलते रहे, वो भी इसमें आ जाएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज, विज्ञान से रिलेटेड पर्सनैलिटीज, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये जो सबसे टफ टॉपिक उन लोगों के लिए रहता है जिनको राजस्थान की तैयारी करते समय थोड़ी सी दुविधा होती है और वो न जाने कितनी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। ज्यादा किताबें आपको इकट्ठी नहीं करनी। 3 किताबें आपको मैंने बताई, इसमें भी हुकुमचंद जैन की किताब को आपको बेस बनाना है, और राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनको आपको एक सप्लीमेंट्री के रूप में साथ में रखना है। उसी को आपको बार बार पढ़ोगे और इस पे आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन कर सकते हो। अब रही बात ऑब्जेक्टिव सवालों की, तो मैं आपको ये अनाउंस करने आया हूं कि 40 पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। बसंत पंचमी के दिन आपको उसका कैलेंडर दे दिया जाएगा कि 40 पेपर में क्या क्या सवाल, 100 सवाल हर पेपर में पूछे जाएंगे, और उनका जो प्राइस है वो लगभग न के बराबर है। वो आप उसको एक बार आप करके देखिए, आपको कैसा लगता है। एक टॉप इसका पूरा किस तरह शेड्यूल होगा, 40 पेपर में क्या क्या मटेरियल होगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, वो आपको उसी दिन बता दिया जाएगा। और हर हफ्ते इसका पेपर होगा, पेपर के बाद में इसका एक्सप्लेनेशन होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर पेपर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं। तो एक बार आपने इनके टेक्स्ट पढ़ लिए, फिर आपने पेपर दे लिए, उसमें आपने ऑल राजस्थान में अपनी रैंक देख ली, तो आप कई बार उस पेपर की तैयारी कर चुके होंगे। और यही तैयारी करने का सबसे जो है सही तरीका माना जाता है, सटीक माना जाता है, और ये प्रूवन तरीका है। इस तरीके को फॉलो करके लोगों ने अपना सिलेक्शन करवाया। मैं आपको गारंटी देता हूं 40 पेपर अगर आप पूरे कर लेंगे तो आपको 100 में से लगभग 80 सवाल इसमें से मिल जाएंगे। इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता मैं, और ये प्रूवन है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बाद में भारत का इतिहास और संस्कृति आ जाता है। इसमें भी 2 टॉपिक है, भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति। भारत का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आजादी तक का इतिहास है, बहुत बड़ा। तो इसको आपको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल टॉपिक हैं इनमें भी आपको वही 20-80 का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। 20% ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से 80% सवाल आते हैं। वो सवाल क्या आएंगे, जब आप पेपर्स देखो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी इनकी तैयारी करने के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेगी। एक आर.एस. शर्मा की किताब है एंशिएंट इंडिया की, एक सतीश चंद्रा की किताब है, और एक विपिन चंद्रा की किताब है। ये किताबें पढ़ोगे तो आधुनिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल आप इसको आराम से कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे इनकी फोटो नजर आ रहे हैं, आपको आराम से किसी बुक स्टोर पे मिल जाएंगी। बेहतरीन किताबें हैं, इनमें इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर लोगे तो आपके सवालों के उत्तर आराम से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ढंग से देखेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख स्थल। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख स्थल का मतलब बड़े बड़े पड़ाव। प्राचीन भारत में तो सिंधु घाटी सभ्यता, उनके स्थल चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो। फिर उसके बाद में अलग अलग काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आर्यों का समय, आर्यों में वेदों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में सीधा अगर आप आओगे तो बौद्ध काल से संबंधित, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के बारे में। फिर मौर्य काल है तो अशोक या चंद्रगुप्त के बारे में। फिर मौर्योत्तर काल है तो कनिष्क से संबंधित पूछा जा सकता है, उस समय की सभ्यता संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है। गुप्त पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट, वैसे मध्यकाल में आओगे तो भक्ति और सूफी सबसे इंपॉर्टेंट है। उस समय का आर्किटेक्चर, उस समय का साहित्य, वो ज्यादा पूछा जाएगा। तो वही केवल आपको करना है, पूरी किताबें पढ़ना मुश्किल है। आधुनिक काल में आपको विपिन चंद्रा की किताब पूरी पढ़नी है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स जो अभी राजस्थान बोर्ड में भी चल रही हैं,
आर्ट की 11th क्लास की बुक है, उसमें राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड, सॉरी भारत के कल्चर से रिलेटेड आपको चीजें मिल जाएंगी, वो आप कर सकते हैं, जिसमें खास करके कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला जो है ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जो आपको स्क्रीन पर नजर आएगी उसमें आप कर सकते हो। तो अगेन हिस्ट्री को बहुत ज्यादा बर्डनसम मत बनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि इतने बड़े महासागर में से आपको कौन कौन से टॉपिक ही पढ़ने हैं। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं 100 में से 80 से अधिक सवाल मिलेंगे आपको। और अगर कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, 20 सवाल जो कि आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिले, तो उस पर आप अपना समय जाया मत कीजिए। आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। एक बहुत बड़ा लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन ये है कि इंटेलिजेंट लोग एग्जाम क्लियर करते हैं। ऐसे लोग क्लियर करते हैं जिनको पता होता है कि क्या काम की चीज है। तो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई करनी है, ज्ञानी बनने के लिए नहीं करनी है। कोई भी ज्ञानी बनने के लिए तैयार नहीं कर, चाहे वो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो या सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो। तो हिस्ट्री, कल्चर, जिसमें इंडिया और राजस्थान का पोर्शन होने के बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है 7 सेगमेंट में से, वो है भूगोल का। भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, 3 पार्ट। विश्व का भूगोल बिल्कुल आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सीधे, ये 5 टॉपिक्स हैं। इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दों के लिए आपको वाणी प्रकाशन की किताब पढ़नी है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी, और उसमें भी कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं जिनकी आपको बाद में लिस्ट मिल जाएगी। फिर विश्व भूगोल की भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं का मतलब है कहां पर पर्वत है, कहां पर पठार है, कहां पर मैदान है। ये पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी की जो भौतिक भूगोल के सिद्धांत किताब जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वो आपको पढ़नी है। उसके शुरू के 4 चैप्टर आपके काम के। उसके बाद में वन्य जीव जैव विविधता भी अगेन आपको वाणी पब्लिकेशन से मिल जाएगी। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और प्रमुख औद्योगिक केंद्र आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो भूगोल की किताब है, इसके चुनिंदा चैप्टर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित, वो पढ़ने हैं। मुश्किल से इनकी टोटल सामग्री जो है वो 50 पेज भी नहीं है, 50 पेज। इसके लिए आप न जाने क्या क्या पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हो, बड़े बड़ी मैपिंग और ये वो, कुछ भी जरूरी नहीं। और ऐसे फैक्ट्स के पीछे मत भागिए जो उनको सुना के आपका टीचर आपको जो है वो लुभा रहा है, एल्यूरमेंट कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आप खुद थोड़ा साइकोलॉजिकली सोचिए कि भूगोल का पेपर सेट करने वाला व्यक्ति जो होगा वो भूगोल के अच्छे सवाल पूछेगा या दुर्लभ सवाल पूछेगा। तो आप तो केवल काम के सवाल पढ़ लीजिए, दुर्लभ सवाल 20% छोड़ दीजिए, उन बेवकूफों के लिए छोड़ दीजिए जो कि उन 20 सवालों के पीछे पड़े रहेंगे और 80 सवाल जिनके छूट जाएंगे। आप अपने आप को समझदार घोषित करते हुए केवल 80% सवालों को चेज कीजिए। कुछ ऐसे सवाल जो आपने कभी पढ़े नहीं, आपके सामने आ रहे हैं, उनको साइड में रख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इससे आपके सिलेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा पार्ट अगेन भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भी देखो भूगोल के 3 पार्ट होते हैं, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल। तो पहला जो है भौतिक भूगोल है कि भारत में कहां पर्वत, पठार, मैदान है, ठीक है। तो ये आपको भारत का भूगोल एनसीईआरटी की बुक से मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। दूसरा कृषि, खनिज, लोहा, प्रमुख उद्योग, ये भारत का जो आर्थिक भूगोल है आपको एनसीईआरटी की बुक है उसमें मिल जाएंगी। कहां कहां पर भारत में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, उनकी खाने कौन कौन सी, कृषि किस प्रकार से होती है, कहां पर ज्वार होता है, कहां पर बाजरा होता है, कहां पर मक्का होता है, कहां पर गेहूं होता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ज्यादा बहुत महारत नहीं चाहिए। जो आपको टीचर आपको पढ़ा के ये शो करते हैं ना उन्होंने बहुत बड़ा पांडित्य, बहुत बड़ा ज्ञान, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत साधारण काम है ये। आप इसको बहुत हेड ऑन या बर्डन मत लीजिए। मेरे जैसे व्यक्ति का मैं कभी भी लाइफ में किसी भी स्कूल में मैंने टॉप नहीं किया। स्कूल में भी क्लास में भी कभी मुश्किल से कुछ एक क्लास में जरूर कर लिया होगा, बाकी मैं थ्रू आउट मीडियोकर रहा हूं। जब मैं आरएस टॉप कर सकता हूं, मैं आईएएस में सेलेक्ट हो सकता हूं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? अपने अंदर भरोसा जताइए और अपनी मेहनत को सही दिशा दीजिए। इधर उधर भटकाने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग आपको बताएंगे जिन्होंने सीढ़ियां ही नहीं देखी है आरपीएस की, वो बताएंगे आपको क्या करना है। उन लोगों के बहकावे मत आइए, बिल्कुल इसका सीधा रास्ता है। और मैं भी ये भी नहीं बोलूंगा कि इस एक्स कोचिंग में जाओ, वाई कोचिंग में जाओ, आप खुद भी कर सकते हो। तो कृषि हो गया, खनिज हो गया, बुक आपको बता दी। उद्योग, औद्योगिक विकास भी उसी किताब में आपको मिल जाएंगे, परिवहन भी उसमें मिल जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं, वो अगेन वाणी पब्लिकेशन की बुक आती, छोटी किताब है, उसमें आपको मिल जाएंगे। अब पर्यावरण में क्या क्या है कि इंडिया में कहां पर अभ्यारण्य है, इंडिया में कहां कहां पर नेशनल पार्क्स हैं, कहां कहां पर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, जैव विविधता किस प्रकार की, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। ये होने के बाद में तीसरा जो टॉपिक है इसका, वो है सेकंड सेगमेंट का तीसरा जो टॉपिक है वो राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के लिए आपको
HM सक्सेना की बुक आती है, और राजस्थान अध्ययन जो सीरीज चली थी उसमें जो भूगोल का पोर्शन है वो पढ़ना है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये पूरा सिलेबस उससे कवर हो जाएगा। इसमें भी जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं वो आपको आर्थिक समीक्षा जो है राजस्थान के बजट के साथ में जो आती है उसमें आपको नए आंकड़े मिल जाएंगे। बाकी सब के सब वही हैं। राजस्थान में पर्वत पठार मैदान कहाँ पर है, राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में बारिश कहाँ पर होती है, जलवायु से संबंधित प्राकृतिक संसाधन यानी कहाँ पर किस किस तरह से पेड़ पौधे घास फूस कहाँ पर कैसा कैसा उगता है, वन्य जीव में यानी कहाँ पर अभ्यारण्य है, कहाँ पे पशु पक्षी कैसे कैसे मिलते हैं, सारी कॉमन बातें, इसमें कोई विशेष चीज नहीं। तो HM सक्सेना की किताब पढ़ सकते हो, राजस्थान अध्ययन की भूगोल से। मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, भल्ला वल्ला नाम की किताबें आती है, बड़ी आती है, नहीं पढ़नी। उन्हीं में से आने वाले सवाल आप ही पढ़ लीजिए, ठीक। उद्योग भी आप, उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावना भी आप आर्थिक समीक्षा से तैयार कर सकते हैं। खान व खनिज तक प्योर ज्योग्राफी। तो ज्यादा किताबों की मत पढ़िए, जो मैं आपको किताब बता रहा हूं उनमें भी कुछ चुनिंदा चैप्टर ही उसके अंदर है। हिस्ट्री और भूगोल के बाद में जो तीसरा जो टॉपिक है, जो सेगमेंट है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, संविधान व राजनीतिक प्रणाली, और उसमें भी फिर तीसरा जो टॉपिक आप देखोगे वो है राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम और राजस्थान से रिलेटेड पॉलिटिकल बातें। अब ये देखने में, अब जब आप इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा अक्सर लोग जो है केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं और बाकी चीजें नहीं पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा पॉलिटिकल सिस्टम भी है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें ज्यादा सवाल है। और राजस्थान के पॉलिटिकल में बिल्कुल भी लोग नहीं पढ़ते हैं, उस पर कोई अच्छी बुक भी नहीं आती है, तो वो भी आपको जो है पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा सवाल उसी में से आते हैं। पुराने पेपर्स का वो एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक जो आता है थर्ड सेगमेंट के अंदर, वो है ये सारे के सारे टॉपिक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है NCERT किताब, ये आपको पढ़नी। मैं आपको NCERT किताबें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी NCERT की बुक्स को अपने यहाँ पे अप्लाई करवा लिया है, और ये भारत में माने जाने वाली सबसे ऑथेंटिक किताबें। इनसे कोई सवाल बनता है तो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हीं किताबों को आधार बना के प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, इन्हीं को थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके। तो आप कृपया बहकावे मत आए, बड़ी बड़ी किताबें लोग आपको बताएंगे। इनसे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड मैंने छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए मेरे चैनल पे, आपको गजराज सिंह के नाम से मिल जाएंगे, 10-10, 5-5 मिनट के। वो एक बार आप पढ़िए तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, बहुत शॉर्ट में बनाए हुए हैं। 2 घंटे के टॉपिक को आपको 10 मिनट में करवाया हुआ है, वो भी देख सकते हो। लेकिन किताबें बेसिस वही रहेगा, NCERT की बुक्स वो रहेंगी। कुछ टॉपिक जैसे इसमें है न्यायिक पुनर्विलोकन जनहित याचिका, इसको अलग से देखा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में दूसरा जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल सिस्टम, यानी भारत में व्यवस्था जो चल रही है, राजनीतिक व्यवस्था जो चल रही है, यहाँ पे जो कानून प्रशासन चल रहा है, उसका आधार जो किताब है वो तो संविधान है। वास्तव में वो कैसा है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां कैसे काम करती है, लोग वोट देते समय कैसे रखते हैं, सरकारें कैसे बनती है, वगैरह वगैरह, ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कहा जाता है राजनीतिक प्रणाली। ये सारे के सारे टॉपिक आपको लोकतांत्रिक प्रणाली नाम की किताब है, NCERT की बुक्स है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही, इसी में से पढ़ना है और इसी में से सवाल आपके आने वाले हैं। इसके अलावा और कोई किताब नहीं पढ़नी है, और उसके अलावा कहीं भी आपको इससे अच्छा मटेरियल मिलेगा नहीं। वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स में से मानी जाती है NCERT की बुक्स, तो कृपया आप वही किताब आपको पढ़नी है। कुछ नए टॉपिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा पॉलिटिकल का तीसरा जो पार्ट है वो है राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड। अब राजस्थान की पॉलिटी में राजस्थान के राज्यपाल कौन रहे, मुख्यमंत्री कौन रहे, विधानसभा, उच्च न्यायालय में, इन लोगों के बारे में आपको फैक्चुअल पढ़ना है, ठीक है। फैक्चुअल सवाल पूछे जाएंगे कि कौन विधानसभा अध्यक्ष रह चुका है, कौन जो है वो मुख्यमंत्री रह चुका है, कौन राज्यपाल रह चुका है, उनका क्रम बिठाइए वगैरह वगैरह। तो इसके लिए वैसे तो जनक सिंह मीना की किताब आती है, पर वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको अलग से नोट्स मिलेंगे। तो आपको अर्जुन क्लासेस के नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे टेस्ट सीरीज के अंदर तो उसमें आपको इसके बारे में सामग्री काफ़ी मिल जाएगी। बहरहाल इस पर कोई भी अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है, इट्स अ हार्श रियलिटी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। फोर्थ टॉपिक इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से संबंधित सैद्धांतिक बातें, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब तक आपने देखा होगा कि हर सेगमेंट के 3-3 पार्ट हैं, तो इसके भी 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा। तो ये मूल अवधारणा अगर यहां से आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपको यहां मिल जाए। इससे संबंधित आपको जो चीजें पढ़नी है वो समष्टिगत अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है, NCERT बुक आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रही है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा कोई और किताब नहीं देखनी है। फिर भारत की इकोनॉमी कैसी है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कैसे काम करता है, भारत की GDP कितनी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नाम से किताब आती है 11th क्लास की NCERT की, वो आपको पढ़नी है। और नए जो चीजें आपको पढ़नी है वो नए डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में से मिलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या होता है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। जो लेटेस्ट पिछले सप्ताह जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें क्या क्या नए तथ्य, कई आंकड़े, नए पैटर्न है, वो मैंने उसमें समझा रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें आप करंट अपडेट आपको हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी बड़ी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तीसरा पार्ट
चौथे सेगमेंट का राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 100% एक ही किताब से पूछी जाती है, वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। जब बजट आता है, केंद्र सरकार का जब बजट आता है, तो केंद्र सरकार ऑथेंटिक डेटा पेश करती है संसद के समक्ष, यानी भारत की जनता के समक्ष, कि हमने अर्थव्यवस्था में कैसा कैसा निष्पादन किया। वैसे ही राजस्थान की सरकार जब बजट पेश करती है, राज्य बजट, तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। उसमें सबसे ऑथेंटिक डेटा होते हैं, करीबन 100-125 पेज की बुक है, उसी में से सारे सवाल आएंगे, बस और कोई किताब आपको नहीं पढ़नी। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप पेपर करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पांचवा सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और तीसरा टॉपिक अगर इसमें मान लें तो 2 टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, जिसपे कोई सामग्री मिलती नहीं है। तो बेसिक साइंस से रिलेटेड 9th और 10th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स आपको पढ़ने, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये जो बेसिक यहाँ वाला। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग, ये सारे जो टॉपिक हैं, ये आपको विवोस पैनोरमा की बुक आती है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसमें से आपको पढ़ना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इसको पढ़ने के लिए आपको टाटा मैकग्राइल की बुक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर हिंदी मीडियम में देने वाले होते हैं, तो विवोस पैनोरमा की बुक आती है, जिसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ है, नई नई चीज़ें क्या हुई, उनके बेसिक्स क्या क्या है, वो इसमें से पढ़ने। सटीक सवाल आते हैं, ज़्यादा किताबें आपको पढ़ने की आवश्यकता, वो किताब भी मुश्किल से 150 पेज की। फिर ये जो टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, ये जैव विविधता, पर्यावरण इत्यादि, ये हमने वहां भी पढ़े थे भूगोल में, वापस आपको पढ़ने हैं। तो आपको एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक्स में आपको 4 चैप्टर हैं टोटल, ये आपको पढ़ने हैं। इन्हीं में से ही सवाल आते हैं। मैं आपको चैप्टर्स के नाम जो है आपको लिंक में मिल जाएंगे, केवल वो टॉपिक्स आपको पढ़ने, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। फिर राजस्थान से रिलेटेड आपको नेट से सर्च करना पड़ेगा, हम जितना हो सकेगा आपको सामग्री उपलब्ध करवा देंगे। इसमें से भी सवाल आते हैं, ऐसे सवाल जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलते। राजस्थान सरकार की विज्ञान प्रौद्योगिकी में वेबसाइट से रिलेटेड जो बातें, जो ऑनलाइन जो चीज़ें मिलती है, वो भी आपको मिल जाएंगी। सूजस के अंदर कोई नई चीज़ें ऐड होती है तो वो मिल जाएंगी आपको, वो भी आप देख सकते हो इसके अंदर। तो ये 5वां सेगमेंट साइंस एंड टेक। छठा सेगमेंट है तर्क शक्ति, योग्यता, मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। इन दोनों से रिलेटेड, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इसकी तैयारी नहीं करते हैं, वो बोलते हैं हमने तो शुरू में आर्ट्स में तैयारी की, हमारी तो तैयारी अच्छी हो नहीं सकती। आपको अगर मैथ्स कमजोर लगती है तो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स पर मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए। अब आप 6th क्लास से आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि मैथ्स सरल है, और मैथ्स अगर आपकी बेसिक अगर ठीक हो जाएगी तो आगे भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका समय वैसे भी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 2 किताबें बताता हूँ, वो आप कीजिए, तो आपका ये दोनों पोर्शन आराम से हो जाएंगे। फिक्स सवाल हैं, फिक्स पैटर्न से आते हैं, और अगर आसान सवाल भी अगर इसमें कर लेते हो तो 40-50% आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से। इससे संबंधित जो सबसे अच्छी किताब आती है, एक तो R.N. पांडे की किताब आती है, एक मथुरिया की किताब आती है, दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। भारत में चलने वाली बेस्ट बुक्स में से मानी जाती है। BSc पब्लिशर है, उससे पांडे की किताब आती है और मथुरिया की बुक आती है। तो ये मेंटल एबिलिटी और मैथ से रिलेटेड है, कंपाइल्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप जिनकी बिल्कुल बेसिक्स कमजोर है तो एनसीईआरटी की 6th क्लास की मैथ्स की किताब लेके बैठे, और उसमें जो एक्सरसाइज है वो जो इनमें दे रखी है वो करके देखें, आराम से हो जाएगा। जो तर्क शक्ति, ये कथन मान्यताएं, या जो रीजनिंग से रिलेटेड है, ये एनालिटिक वाले, मानसिक क्षमता वाले, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये तो आपको आराम से कर सकते हो। इसमें कोई मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो जरूर नहीं, ये जरूर प्योर मैथ से रिलेटेड है। तो ये भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस आपको इसलिए करनी है क्योंकि ये आपके जीवन को नई दिशा देने वाला समय है। आप बेरोजगार से सब इंस्पेक्टर बनेंगे, और जब आपका रिटायरमेंट होगा आप एडिशनल एसपी तक पहुंचेंगे। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। तो एक किसान जितनी 6 महीने में मेहनत करता है, अगर आप उतनी कर लेते हो तो जिंदगी भर आपको वापस जो है खेत की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए इसकी महत्ता को। तो डट के पढ़िए, और आपकी पढ़ाई आपको जो है मुकाम तक लेके जाएगी, और कुछ भी नहीं ले जाने वाला। और सिंसियरिटी के साथ पढ़िए। अगर आप सिंसियर एफर्ट करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे, ज्यादा ज्ञानचंद पंडितचंद नहीं बनेंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ये 2 किताबें, मथुरिया और पांडे की किताबें सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, आराम से कर सकते हो। तो ये रहा 6th। अब 7th जो टॉपिक है वो है आपका समसामयिकी, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से रिलेटेड राजस्थान समसामयिकी भी आती है, मूमल की किताब भी आती है। आप अगर क्रॉनिकल पढ़ते हो तो वो क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, क्रॉनिकल पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको 7वां सेगमेंट जो है वैसे पढ़ना है। राजस्थान की प्रमुख घटनाएं अगर आपको पढ़नी होंगी तो आपको राजस्थान पत्रिका, भास्कर, या राजस्थान का कोई भी इंपॉर्टेंट अखबार, अगर दैनिक नवज्योति इत्यादि जो आते हैं, कोई एक आपको रेगुलर पढ़ना, उसमें क्या क्या चीजें आ रही है देख सकते हो। और लास्ट में जब मंथ में कंपाइल्ड कोई भी मैगजीन आए, कोई एक मैगजीन, आप तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एक चीज
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व राजस्थान के महत्व की ऐसी घटनाएं जिन्होंने तीनों क्षेत्रों को प्रभावित किया हो, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रही हो, तो उसकी मोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। जो आप टेस्ट सीरीज देंगे उसमें भी करंट अफेयर्स के करीबन आपको 200 सवा 200 सवाल मिलेंगे, उसमें भी काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं आपको एश्योर करता हूं। लेकिन फिर भी आप साथ साथ में पढ़ते रहिए ताकि वो फैक्ट्स और कंसेप्ट याद करने की आपकी आदत पड़ जाए। इसके अलावा चर्चित नाम व स्थान, इसमें जिन लोगों को अवार्ड मिलता है या किसी की मृत्यु हो गई है इत्यादि वो चीजें पूछी जाती है। और खेल व खेल संबंधी, राजस्थान में खेलों में किसने नाम कमाया, अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल में, एशियाई खेलों में नाम कमाता है या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कोई खेल में नाम कमाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा नेशनल लेवल पर, तीसरा इंटरनेशनल लेवल पर। तो फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स तरीके से आपको तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा किताबें आपको लेनी है। अभी मैंने आपको किताबें ज्यादा इसलिए लिखवाई कि उसमें भी कुछ कुछ चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, वो आप पढ़ लीजिए। बसंत पंचमी के दिन में आपको मेरा पूरा 40 पेपर्स का आपको जो है वो मिल जाएगा कि किस तरह से इसका अरेंजमेंट रहेगा। 2 पेपर आप दीजिए और बाकी पेपर्स के ऑलमोस्ट न के बराबर जितनी लागत आई उसके हिसाब से आपसे लगभग निःशुल्क जो है पेपर होंगे, वो अगर आप कर लोगे और आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा तो आपको मैं शर्तियाँ बताता हूँ, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। अगर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उस सिलेक्शन को रोकने वाले आप स्वयं हैं या आप में कहीं ना कहीं सिंसियरिटी का अभाव दिखेगा। तो आप अपने प्रति 100% सच्चे रहिए। मैं आपको आश्वस्त करवाता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। तो आज हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली जब नई कोई सूचना होगी तो आपके साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।